Assalamualaikum. I am Talat Suhail. I welcome you all to Virtual University's program on personality psychology. Dear students, today is our lecture number 29. In this lecture, we are talking about Raymond Cattell's factor analytic trait theory of personality. जनाब बात आपसे हो रही है कैटल की थ्योरी की, और before beginning with new concepts, new constructs and talking about some other interesting things with you, let us first recap what we did in lecture number 28. Now, lecture number 28 में we began with you Raymond Cattell's factor analytic trait theory. जनाब इसमें हमने सबसे पहले आपके साथ बात की कि what is factor analysis, और हमने ये कहा कि Cattell used factor analysis which is a statistical method in studying personality traits. और उसका तरीका कार ये था कि ही यूज्ड ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज ऑफ डाटा, जिसमें उसने इस्तेमाल किया एल डाटा, क्यू डाटा, टी डाटा, एंड ही मेड अ कोरिलेशनल मैट्रिक्स आउट ऑफ इट. जितनी वैरायटी ऑफ डाटा अवेलेबल था वो लिया, उनको इंटर कोरिलेट किया इन अ इंटर कोरिलेशनल मैट्रिक्स. उसके बाद उसमें से common factor was located और a cluster of factors were extracted, और इस factor को equate किया Cattell ने with the term trait. So for Cattell, a factor that is extracted through factor analysis is a trait. So what is a trait? Trait is a mental structure, an inference, an idea that we get from the observed behavior of an individual. और हमने इसमें आपके लिए की थी बात बहुत सारी ट्रेड्स की, और हमने कहा था कैटल के अपने अंदर जो ट्रेड थी हार्ड वर्क और डेडिकेशन और कमिटमेंट की, विच इज़ वेरी मच क्लियर टू यू थ्रू हिज ह्यूज नंबर ऑफ सम 300 प्रोफेशनल आर्टिकल्स दैट ही रोट एंड सम 20 बुक्स दैट वी कम अक्रॉस. सो आप ये कह सकते हैं, यू कैन वेरी वेल हैव एन आइडिया दैट अ फैक्टर for Cattell is a trait, and traits are your mental structures and inference that we make about the behavior of an individual. और जनाब बहुत सारी traits के ऊपर बात की थी इसमें. सबसे पहले हमने आपसे बात की थी फैक्टर एनालिसिस क्या है, उसमें कोरिलेशन क्या है, +1 + -1, and how one variable increasing and in the same ratio if the other variable is also increasing, तो हम उनकी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं यूजिंग द कोरिलेशनल मेथड. उसके बाद जनाब हमने बात की थी आपसे बहुत ब्रीफली बायोग्राफिकल स्केच कैटल का डिस्कस किया था, नेचर ऑफ पर्सनैलिटी देखी थी, जिसमें बात की थी आपसे यूनिक ट्रेड्स की, कॉमन ट्रेड्स की, सरफेस ट्रेड्स की, सोर्स ट्रेड्स की, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स की, इन्वायरमेंटल ट्रेड्स की, एबिलिटी ट्रेड्स की, टेम्परामेंट ट्रेड्स की, एंड ऑफ कोर्स डायनामिक ट्रेड्स. और जब हमने डायनामिक ट्रेड्स की बात की थी तो हमने ये कहा था कि फॉर कैटल डायनामिक ट्रेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ओवर देयर वी डिस्कस 3 काइंड्स ऑफ डायनामिक ट्रेड्स. नंबर 1 एटीट्यूड्स, अर्ग्स एंड सेंटिमेंट्स. और जब सेंटिमेंट की बात की थी तो उसमें जो सेंटिमेंट ऑफ सेल्फ वाज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस बाय कैटल. Major sources of data through which personality study can take place, well there are 3 major sources of data about personality, और उसमें है the life record or the L data, the self rating questionnaire or the Q data, and the objective test or the T data. So this L data, Q data and T data are used in studying personality. जनाब that is as far as your lecture number 28 was concerned. आज बात आपसे रहेगी और बहुत डिटेल में रहेगी स्पेसिफिकेशन इक्वेशन की, कि व्हाट इज स्पेसिफिकेशन इक्वेशन. वेल फॉर कैटल
पर्सनैलिटी क्या है? व्हाट इज पर्सनैलिटी? अकॉर्डिंग टू कैटल, पर्सनैलिटी इज दैट विच परमिट्स ए प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। और इसको वो एक्सप्रेस करता है एक इक्वेशन से, दैट इज R इज इक्वल टू F ब्रैकेट P इंटू S ब्रैकेट क्लोज। नाउ वेयर R इज द रिएक्शन, F is the function, P is the personality or the person, and S is the situation. So how a person behaves in a particular situation, that is important. और इसको वो निकालता है, बयान करता है by using a specification equation. We'll be talking about with examples about the development of personality. We'll talk about the role of motivation, लर्निंग, और जब लर्निंग की बात होगी तो 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट कंडीशनिंग, एंड ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की बात होगी। या कुछ किताबों में और कुछ जगह पे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है और कुछ जगह पे आपको लिखा हुआ मिलता है इंटीग्रेटिव लर्निंग। सो वेदर इट्स स्ट्रक्चर्ड और वेदर इट्स इंटीग्रेटिव, इट मीन्स द सेम। We'll talk about research methods और बात आपसे करेंगे जनाब R टेक्निक की एंड P टेक्निक की। We'll talk about 16 PF, 16 personality factors is a test which was made by Cattell along with some other individuals, some other psychologists. So 16 PF की आपसे बात होगी। Now Cattell was focusing on ability traits, और एबिलिटी ट्रेड की जब बात होती है तो एबिलिटी ट्रेड में इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबिलिटी ट्रेड, एंड कैटल इज फोकसिंग ऑन फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस। और फ्लूइड इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए ही हैज गिवन ए टेस्ट विच इज कॉल्ड कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, और ये कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट इज अवेलेबल एंड यूज। Then we'll summarize his theory and we'll evaluate it. So let us begin with our today's lecture. Let us go into more detail about Raymond Cattell's factor analytic trait theory of personality. The specification equation. What is personality? According to Cattell, personality is that which permits a prediction of what a person will do in a given situation. The formula R is equal to F bracket P into S bracket close. In this formula, R is the person's reaction, F is the function, P is the person's personality, S is the situation. Now how a person behaves is a function of both the person's personality and the given situation. Dear students, we are talking to you about specification equation. और ये जो स्पेसिफिकेशन इक्वेशन आपको अपने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, एक छोटा सा फॉर्मूला नजर आ रहा है, R इज इक्वल टू F इंटू P इंटू S. नाउ R इज द रिएक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, F इज द फंक्शन, एंड P इज द पर्सन और द पर्सनैलिटी, एंड S इज द सिचुएशन. सो हाउ ए पर्सन बिहेव्स इन अ गिवन सिचुएशन, वी कैन प्रिडिक्ट इट. लेकिन वेयर आर द ट्रेड्स? कहीं पे आपको ट्रेड्स आए, व्हाट अबाउट द ट्रेड्स? वेयर आर द ट्रेड्स? कहाँ पे हैं वो ट्रेड्स जिनकी कैटल बात कर रहे हैं? वेल, द ट्रेड्स आर देयर इन द पर्सन. सो नाउ लेट अस सी हाउ दिस सिंपल फॉर्मूला इज फर्दर मेड a step further, how it moves about. Where are the traits? They are within the person. Now it becomes clear to predict a person's behavior, we must know what traits he possesses and how important they are to a situation of interest. Cattell calls it the specification equation. तो जनाब बात आपसे हो रही है कि एक बड़े सिंपल फॉर्मूला R इज इक्वल टू F इंटू P इंटू S, और उसमें हमने कहा ट्रेड्स का है. वेल, द ट्रेड्स आर विद इन द पर्सन. सो जब हमें ये पता चल जाए, व्हेन इट बिकम्स क्लियर दैट व्हाट आर द ट्रेड्स दैट एन इंडिविजुअल पोजेसेस एंड हाउ इम्पोर्टेंट दे आर टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जब आपको इंडिविजुअल, उसकी ट्रेड्स और उन ट्रेड्स की इम्पोर्टेंस
और किस तरह एक इंडिविजुअल एक सिचुएशन में बिहेव करता है, वेल इफ दोज थिंग्स आर देयर विद in front of you, you can clearly express it through what Cattell calls the specification equation. Now look at this specification equation. Pj is equal to Sjaa plus Sjtt plus Sjee plus Sjamm plus Sjrr plus Sjss. Pj is performance in a situation. A is ability traits. T is temperament traits. E is urgic tensions present. M is meta-erg sentiments and attitudes. And R is temporary body states, fatigue, illness, anxiety. Sj, a weighted or loading indicating the importance of each of the above influences in situation J. This formula simply restates that if you want to know how a person will react to a situation, then list all his traits and weigh each one of them in terms of their relevance. For example, if a person is in problem-solving situation, the ability trait of intelligence will be given great weight or a high factor loading as compared to other traits. Dear students, we are talking to you about specification equation. This specification equation was given to us by Raymond Cattell. In this situation, you first of all got to know, through a formula, we come to know that how an individual reacts to a particular situation. सबसे पहली बात ये कि try to conceptualize there's a person, he's in a situation. And if we can know the situation and the traits that an individual possesses, we will be in a position to predict what sort of behavior the person will have. For example, if we know the number of traits an individual has, if we can weigh these traits, we can actually measure these traits, और उसके बाद we can see the relevance of these traits to a particular situation. इस तरह अगर आपके सामने एक example हो कि an individual is involved in a problem solving situation, so for this particular individual who has to solve a problem, the ability trait of intelligence is directly being involved. So great weight or a high factor loading will be given to intelligence as compared to other traits such as temperament, such as all other, that is source, surface, or let's say other traits. So dear students, through this specification equation, this clearly reflects how a person will react to a situation. If you know the traits and if you can weigh these traits, आप credit दीजिए Cattell को that he is the first individual who is trying his best to empirically measure a trait construct. जनाब एक और बहुत अहम important construct और concept जिसकी बात आपसे करेंगे और वो है the development of personality. Personality development is the result of motivation and learning. Motivation is responsible for many changes in perceptual and behavioral capacities. Cattell distinguishes at least 3 kinds of learning that play important roles in personality development. Number 1, classical or respondent. Number 2, instrumental or operant. Number 3, structured or integration. Dear students, we are talking to you about the development of personality और हमने उसमें आपसे ये कहा कि for Cattell there are 2 things which are important in the phenomena of personality development. सबसे पहला है motivation और दूसरा है learning. Now, as far as personality development is concerned, these 2 important things, that is what motives individual has and number 2, what types of learning is he exposed to, it play a very important role in his personality development. जनाब जब बात आती है कि learning की, तो for Cattell there are 3 types of learning that he is focusing on.
Number 1, classical or respondent learning. Number 2, instrumental or operant. Number 3, structured or integration learning. So let us see. The first two are the familiar classical and instrumental conditioning of the experimental psychologist. Cattell's treatment of these is fairly conventional. Classical conditioning is held to be important in attaching emotional responses to environmental cues, and instrumental conditioning for establishing means to the satisfaction of urgent goals. Instrumental conditioning plays a substantial role in building up the dynamic lectus, which will be recalled consists of subsidiation, that is means ends relation. Attitudes and sentiments serve as the means of achieving urgent goals. A form of instrumental conditioning of special interest in personality learning is what Cattell calls confluence learning, structured learning, or integrative learning, in which behavior or attitude simultaneously satisfies more than one goal. Thus, one attitude comes to be linked to several sentiments and one sentiment to several urges, giving the dynamic lectus its characteristic structure. बात आपसे हो रही है जनाब टाइप्स ऑफ लर्निंग की, और उसमें हमने कहा देयर इज वन type of learning which is classical learning and the other is instrumental learning, or in dono se you are familiar. Now when it comes to classical learning, well, classical learning is held responsible for the emotional development, and when it comes to instrumental learning or conditioning, that is where satisfaction of urgent goals are there. The third type of learning that is very important for Cattell is the most important one, which is the structured learning, और जिसे आप कहते हैं integrative learning. जनाब बात आपसे हो रही है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, एंड अकॉर्डिंग टू कैटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोटिवेशन और लर्निंग. और जब लर्निंग की बात हो रही है तो दो फेमिलियर टाइप्स ऑफ लर्निंग है, क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल. क्लासिकल लर्निंग और जिसे आप क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, दैट इज यूज्ड बेसिकली इन नोइंग अबाउट what one says, that is knowing about conventional ways. और जो आपकी instrumental learning है, that is where the urgic satisfaction और जिसे आप basic primary needs की satisfaction है, that is important over there. Now classic and instrumental learning से कहीं ज़्यादा अहम कैटल के लिए है structured learning or what he calls integrative learning. The third type of learning is called integration learning. It appears to be essentially a more elaborate form of instrumental learning. In integration learning, the individual learns to maximize total long-term satisfaction by expressing some urges at any given moment and repressing others. Integration learning is a key aspect of the formation of self and superego. According to Cattell, personality learning is best described as a multidimensional change in response to experience in a multidimensional situation. A way of studying personality learning empirically by means of a procedure called adjustment path analysis. One begins with two things. First, with information about the trait changes occurring in a number of people, possibly in response to a period of ordinary life adjustments. And second, with a theoretical analysis of various possible paths of adjustment, such as regression, sublimation, fantasy, neurotic symptoms that people may take in response to conflict life situations. जनाब आपसे बात हो रही है रोल ऑफ लर्निंग इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और हमने ये कहा कि क्लासिकल मेथड ऑफ लर्निंग और क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग और लेट्स से ऑपरेंट लर्निंग, और द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर कैटल इज द इंटीग्रेशन और लेट्स से द स्ट्रक्चर्ड लर्निंग. बात आपसे हो रही है
कैटल की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, और हमने ये कहा कि कैटल के लिए इट्स नॉट द क्लासिकल और द इंस्ट्रूमेंटल टाइप ऑफ लर्निंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द स्ट्रक्चर्ड और इंटीग्रेटिव लर्निंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. एंड इन स्टडिंग दिस टाइप ऑफ लर्निंग, और जब आप इस टाइप ऑफ लर्निंग से यू वांट टू स्टडी एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, well, you can use a procedure which is called adjustment path analysis. Or adjustment path analysis is where you have got, number one, you know what the traits are, number two, the available adjustment modes that are available to you, and you choose that adjustment mode which is best suitable. So in this way you decide about what path, what solution you are going to adopt. Now, as far as simple situations are concerned, you don't use this technique. But when conflicts, that is, you have got two equally attractive options to choose between, it is then that you adopt the structured or integrative learning patterns. Dear students, we are talking to you about Raymond Cattell's factor analytic trait theory of personality. And in this factor analytic trait theory of personality, number one, motivation plays a very important role, that is the role of urges. Number two, the role of meta urges. Urges तो हैं जी आपकी biological needs, और meta urges हैं आपके attitudes और sentiments. They play a very important role in personality development. दूसरी तरफ हमने बात की कि लर्निंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और जब लर्निंग का जिक्र हुआ तो हमने कहा क्लासिकल लर्निंग, ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, एंड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग और इंटीग्रेटिव लर्निंग. So these three types of learning play a very important role in personality development. Janab, let us go through another important thing, and that is heredity environment analysis. Cattell has for a number of years been actively interested in assessing the relative weight of genetic and environmental influences on source traits. He developed a method for this purpose, which he calls multiple abstract variance analysis, or MAVA. MAVA involves gathering data on the resemblances between twins and siblings reared together in their own homes or adopted into different homes, and then analyzing the data to estimate the proportions of individual variation on each trait that are associated with genetic differences and with environmental differences. Dear students, we are talking to you about the influence of heredity and environment. हम देखना ये चाह रहे हैं कि for Cattell, heredity and the role of heredity, genes, genetic factors, to what extent do genes influence personality development, and number two, to what extent environment has a role in personality development. So Cattell has given us one way of doing it, and that is trying to study twins and siblings who are reared together and who are reared separately in separate different homes. और उनकी स्टडीज के थ्रू ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ट्रेट डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी. और उसके लिए जो मेथड है दैट इज मावा और मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस. एंड दिस मावा और मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस gathers data, and through this procedure data about twins and siblings which are reared together इकट्ठे, and when they are reared separately at different places, what is the role जब वो इकट्ठे हैं, genes का क्या रोल है, environment का क्या रोल है, and when they are reared separately, what is the role of genes and environment in the expression of traits. Let us talk about one very important area जिसमें 80% Cattell का contribution है, and he has
work very hard in this particular area and that is research methods. जनाब जब research methods की बात होगी तो इसमें हम बात करेंगे R टेक्निक की, P टेक्निक की. आप बिल्कुल फेमिलियर हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर से बिल्कुल ब्रीफली बात करेंगे कि R टेक्निक कहाँ पे यूज़ हो रही है, P टेक्निक कहाँ पे यूज़ हो रही है. We'll talk about 16 PF. We'll talk about culture fair intelligence test. 16 PF, Cattell developed it along with some other psychologists. Culture fair intelligence test he developed. So you can very well have an idea that he fully believed in research, importance of research and importance of empirical research. He is trying to measure personality in terms of traits, and that particular trait or factor having the high loading or more weight is given more important, is the one which is being expressed, या जिसे आप कह सकते हैं is the one which is visible. So let us talk about research methods. A factor analytic study of a single individual. In the personality research area, Cattell employs his favorite tool of factor analysis in it to study the dynamic traits of a single individual. In the preceding section, the distinction is there between R technique and P technique. The R technique, the usual factor analytic procedure, correlations are calculated over many people and the factors obtained are common traits. The P technique, however, the correlations are calculated over many repeated measures on a single person and the factors can represent unique traits of that individual. Dear students, we are talking to you about Raymond Cattell's factor analytic procedure, and we said that he uses the technique of factor analysis in exploring traits which are common in a community, and traits which are common in a community are measured through using the R technique, and he is using when a single individual's traits are being measured, he is using the P technique. So आप कह सकते हैं कि common traits के लिए आपके पास है R technique, और यूनिक ट्रेड जो कि सिर्फ एक इंडिविजुअल में है उसके मेजर करने के लिए Cattell is giving you the P technique. So first difference, the R technique for let's say common traits. जब आपने common traits measure करनी है, you use the R technique, और जब आपने individual unique traits के ऊपर focus करना है तो you use the P technique. Number 2, his most important distinction is between surface traits and source traits. Surface traits are those that are actually measured and are therefore expressed in overt behavior of some kind. Source traits are those that are the underlying causes of overt behavior. He feels that most people have about 16 source traits. Dear students, we are talking to you about one very important construct, and that is surface traits and source traits. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. Source traits are actually, the surface traits are the ones, your overt behavior patterns. Surface traits focus करती हैं जनाब आपके overt behavior patterns जो दूसरों को नजर आते हैं. Your mannerisms, your dressing, your speech, how you interact with people. Well, that is your surface traits, and the underlying causes of these surface traits, यानी why are you polite or why are you aggressive and how do you interact with an individual, the cause of that overt behavior is the source traits. तो जनाब आपके लिए ये information काफ़ी है कि his focus is on surface traits, the overt behavior patterns, and the source traits which are the causes of these surface traits. Or Cattell is talking about people having some 16 source traits. Cattell का ये ख्याल है कि लोगों के अंदर 16 source traits हैं. अब अगर आप यही 16 source traits पे focus करें, keeping this idea in his mind, he worked on it.
and he developed his 16 PF, 16 personality factors. जनाब ये 16 PF जो है ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जो कि 1950 में कैटल along with two other psychologists, Saunders and Stice, he constructed it. Now this test is something which is widely used in predicting vocational and academic success and failure. यानी किसी भी जगह की सक्सेस, एकेडमिक सक्सेस और फेलियर को मेजर करने के लिए 16 PF इज अ वेरी गुड टेस्ट. और ये 16 PF is being extensively used in our academic institutions to predict vocational and academic success and failure. And you can say कि अगर ये आपकी कल्चरल सेटिंग में इतनी अच्छी तरह इस्तेमाल हो रहा है और बड़ी अच्छी तरह एकेडमिक सक्सेस और फेलियर को मेजर कर रहा है, तो ये ज़रूर आपके वो पर्सनैलिटी फैक्टर्स निकालने में कामयाब है, ये वो टेस्ट जो एकेडमिक लाइफ में फैसिलिटेट करते हैं. और अगर आपके अंदर वो ट्रेड्स हैं तो एकेडमिकली यू विल बी सक्सेसफुल. यानी अगर आप में वो डायनेमिक एबिलिटी, ट्रेड, इंटेलिजेंस और उस इंटेलिजेंस की फ्लूइड एस्पेक्ट and the crystalline aspect is there, well, your academic success can be ensured. So 16 PF, 16 personality factor, this is a test which measures your vocational and academic success and failure. Cattell with Saunders and Stice constructed his famous 16 personality factors or 16 PF 1950. This test has been widely used in predicting vocational and academic success and failure. The most important ability trait is intelligence, of which Cattell describes two kinds. Fluid intelligence is general problem-solving ability and is thought to be genetically determined. Crystalline intelligence is the accumulated knowledge of the kind learned in school and is thus gained through experience. He developed the Culture Fair Intelligence Test, which is designed to measure fluid intelligence. जनाब एक और बहुत अहम रिसर्च कंट्रीब्यूशन, हमने एक तरफ तो कहा कि ही यूज्ड फैक्टर एनालिसिस टू स्टडी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, दूसरी तरफ हमने कहा कि ही डिजाइंड 16 PF और 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स इज अ टेस्ट जो कि वोकेशनल एकेडमिक सक्सेस और फेलियर को मेजर करता है. तीसरी अहम चीज, ही डेवलप्ड ए कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट. कैटल थिंक्स दैट ability trade is very important and this ability trade is reflected in your intelligence. और दो तरह के इंटेलिजेंस के ऊपर कैटल फोकस कर रहा है, बिल्कुल सही. फ्लूइड इंटेलिजेंस, योर जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. अगर आपकी गाड़ी खराब हुई है आप उसे ठीक कर लेते हैं, अगर आपके घर का पंखा खराब हुआ है आप उसे भी ठीक कर लेते हैं, अगर आपके डेजर्ट कूलर में कोई फंक्शनल खराबी है तो आप उसे भी ठीक कर लेते हैं. So you have a good problem solving ability और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस में आती है. और अकॉर्डिंग टू कैटल दिस इज जेनेटिकली डिटर्मिन्ड, यानी हेरिडिटी या जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं अगर आपके अंदर फ्लूइड इंटेलिजेंस बहुत है. क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस इज द नॉलेज दैट यू लर्न थ्रू स्कूल, और ये नॉलेज जो है ये एक्सपीरियंस के साथ और जाहिर किताबों से और चीज़ों से आ रही है. नाउ कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट इज अ टेस्ट मेजरिंग द एबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, और ये मेजर करता है आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस. और हमने पहले भी ये कहा कि फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो आपकी जेनेटिकली डिटर्मिन्ड. डियर स्टूडेंट्स, दैट इज एज फार एज specification equation. As far as role of motivation and learning in personality development, उसके बाद जनाब आपसे बात रही डिटेल में रिसर्च जो बहुत ज़्यादा कैटल ने की इन द एरिया ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेड असेसमेंट फैक्टर लोडिंग्स के थ्रू. दूसरा हमने कहा कि ही डेवलप्ड 16 PF, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स. तीसरे हमने फोकस किया कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर.
So these are the three very important contributions that he has made. Now let us summarize his factor analytic trait theory of personality for you. Summary. Number 1, Cattell's approach to the study of personality first measures a large group of individuals in as many ways as possible. The measures then are intercorrelated and displayed in a correlation matrix. The measures that are moderately or highly correlated are thought to be measuring the same attribute. This procedure is called factor analysis, and the attribute it detects are called factors or traits. Cattell describes a number of different kinds of traits. For example, he feels that common traits are possessed only by a specific individual. Dear students, we are talking to you about Raymond Cattell's factor analytic theory, और हमने आपसे ये कहा कि he used the technique of factor analysis. In factor analysis, you gather a huge variety or sources of data, that is L data, Q data, T data, and you correlate them. और जब आप correlate करते हैं तो create a correlational matrix, and out of this correlational matrix you are able to extract certain traits which have high factor loadings, और एक factor जो है उसको Cattell equate करता है एक trait के साथ. Now for Cattell there are different traits. Common traits हैं जनाब, unique traits हैं या individual traits हैं, उसके बाद surface traits हैं, उसके बाद you have gone through source traits, constitutional traits, environmental traits, dynamic traits, temperament traits. So he has given us some 8 types of traits. Number 2, unlike Allport, Cattell is mainly concerned with common traits. His most important distinction is between surface traits and source traits. Surface traits are those that are actually measured and are therefore expressed in overt behavior of some kind. Source traits are those that are the underlying causes of overt behavior. He feels that most people have about 16 source traits. Some source traits are genetically determined and are called constitutional traits. Other source traits are shaped by one's culture and are called environmental mold traits. बात आपसे जनाब हो रही है कैटल की फैक्टर एनालिटिक ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की, और हमने ये कहा कि कैटल का फोकस 2 टाइप ऑफ ट्रेट्स पे बहुत ज़्यादा है. एक है सोर्स ट्रेट्स और दूसरी है सरफेस ट्रेट्स. सोर्स ट्रेट्स आर द ओवर्ट बिहेवियर पैटर्न्स और सरफेस ट्रेट्स आर द कॉजेज ऑफ दैट ओवर्ट बिहेवियर पैटर्न. और कैटल के लिए आपकी जो सरफेस ट्रेट्स हैं दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आपके जो ओवर्ट बिहेवियर पैटर्न्स हैं दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और जो आपकी सोर्स ट्रेट्स हैं दे आर जेनेटिकली डिटर्मिन्ड, दैट इज जीन्स और हेरिडिटी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. On the other hand, the source traits are the ones which are more under the influence of culture and environment. तो जनाब surface traits आपके overt behavior patterns genes या heredity determine कर रही है, जबकि आपकी जो source traits हैं वो determine कर रहा है आपका culture या environment. So surface traits by genes and source traits by culture and environment. Number 3, Cattell also distinguishes among ability, temperament and dynamic traits. Ability traits determine how well a task is performed, and the most important ability trait is intelligence, of which Cattell describes 2 kinds. Fluid intelligence is general problem solving ability and is thought to be genetically determined. Crystalline intelligence is the accumulated knowledge of the kind learned in school and thus gained through experience. Temperament traits are constitutional and they determine a person's emotional makeup. बहुत अहम एक और कैटेगरी ऑफ ट्रेड्स और वो हैं एबिलिटी ट्रेड्स और टेम्परामेंट ट्रेड्स. एबिलिटी ट्रेड में सबसे अहम चीज़ आपकी जहानत, आपकी इंटेलिजेंस, और फिर उसकी 2 टाइप्स,
फ्लूइड इंटेलिजेंस जो कि प्योरली योर जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर जो कि आपकी जीन्स या हेरिडिटी डिटरमिन करती। दूसरी तरफ क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस, व्हाट यू लर्न इन स्कूल थ्रू बुक्स, थ्रू टीचर्स, थ्रू एक्सपीरियंस, और ये जो है ये इन्वायरमेंट डिटरमिन करती है। टेम्परामेंट और मूड इज योर इमोशनल मेकअप, यानी आपका टेम्परामेंट या मूड किस तरह के। आर यू अ पर्सन हु इज इमोशनली स्टेबल, आप स्ट्रेस को बड़ी आराम से कूप कर लेते हैं, या आप थोड़े से स्ट्रेस में घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। सो दैट इज एज फार एज एबिलिटी और टेम्परामेंट ट्रेड्स आर कंसर्न। डायनेमिक traits are those that set the person in motion towards a goal. In other words, they determine a person's motivational makeup. Cattell distinguishes two categories of dynamic traits, ergs and meta-ergs. Ergs are roughly equivalent to instincts, biological needs or primary drives. Meta-ergs are learned drives divided into sentiments and attitudes. Sentiments are predisposition to act in certain ways to a classes of objects or events. Attitudes are specific responses to specific objects or events. Since ergs are at the core of one's motivational patterns, sentiments are said to be subsidiary to ergs, and since attitudes are dependent on sentiments, attitudes are said to be subsidiary to sentiments. जनाब एक बहुत अहम रिलेशनशिप कैटल डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, और वो बता रहा है आपको कि देयर आर इम्पोर्टेंट डायनेमिक ट्रेड्स, और इन इम्पोर्टेंट डायनेमिक ट्रेड्स में जनाब है अर्ग्स और मेटा अर्ग्स। अर्ग्स आर योर बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स, योर प्राइमरी ड्राइव्स। आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आप थक जाते हैं, आपको आराम चाहिए। Well, these are the ergs, and or you can say the biological drives that an individual have. The second part, that is the meta-ergs, the sentiments and the attitudes, that is the important part. Attitude है जनाब आपकी predisposition, that is how you respond to an individual or to an object or to an event. आप किसी एक इवेंट, फर्द या चीज की तरफ किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज योर एटीट्यूड। अब ये जो एटीट्यूड है इसके भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसका एक कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है, आप उसके बारे में कैसे सोचते हैं। इसका बिहेवियरल कंपोनेंट, आप किस तरह उसकी तरफ रिएक्ट करते हैं। और इसका थर्ड इफेक्टिव कंपोनेंट, दैट इज डू यू लाइक इट, डू यू hate it, do you respond to it with disgust. So the feeling component or the sentiment component is also there. तो जनाब एक तो मेटा अर्ग्स में आए एटीट्यूड्स, दूसरे आए सेंटिमेंट्स, द फीलिंग पार्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट अर्ग्स आर द कोर ऑफ सेंटिमेंट्स। ये जो आपकी बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं, दे आर देयर इन द सेंटिमेंट्स। सो सेंटिमेंट्स आर सेड टू बी सब्सिडरी टू अर्ग्स, एंड सिंस एटीट्यूड्स आर डिपेंडेंट ऑन सेंटिमेंट्स, एटीट्यूड्स आर आल्सो सेड टू बी सब्सिडरी टू सेंटिमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग टू यू अबाउट रेमंड कैटल्स factor analytic trait theory of personality. We are trying to summarize this very lengthy theory for you. So point number 5. Cattell describes the relationship among ergs, sentiments and attitude through a dynamic lectus. Number 6. The fact that humans almost inevitably take indirect routes to satisfy ergic tensions is referred to as long circuiting. Number 7. To explain how personality develops, Cattell postulates 3 kinds of learning: classical and instrumental conditioning and structured learning. The last is by far the most important kind of learning, since it involves a change in one's entire personality. Cattell exemplifies structured learning by showing what happens at a number of choice points following the arousal of ergic tension. A series of such choice points is called
dynamic crossroads. Prediction is made by including as much information about a person as possible in a specification equation. Cattell's theory is probably the only theory of personality that employs a research technique as complicated as that which is designed to study. He has been praised for his scientific approach to the study of personality and criticized by those who feel that certain human attributes are not quantifiable. Dear students, we are talking to you about Raymond Cattell's factor analytic theory of personality. और हमने ये कहा आपसे कि ये बड़ी अहम थ्योरी है और ये जो थ्योरी है इसमें बहुत ज़्यादा फोकस है ऑन ट्राइंग टू क्वांटिफाई ट्रेड्स, और उस क्वांटिफिकेशन प्रोसेस के लिए जो स्टैटिस्टिकल मेथड और टेक्निक कैटल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वो कहते हैं फैक्टर एनालिसिस. और फैक्टर एनालिसिस में कोरिलेशन इज द कॉर्नरस्टोन and he is using a variety of sources of data, the L data, the Q data, the T data, and through that data an intercorrelational matrix is developed. और इस intercorrelational matrix के जरिए we try to extract those factors which have got high factor loading, और उनको आप कहते हैं कि they are the surface traits, यानी वो ट्रेड्स जो हमें किसी की शख्सियत में नजर आती हैं कि वो कितना ऑनेस्ट है, वो कितना हार्ड वर्किंग है, वो कितना डिटर्मिन्ड है, वो कितना कमिटेड है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ सरफेस ट्रेड्स आर द ओवर्ट बिहेवियर पैटर्न्स और द कॉजेज ऑफ दीज सरफेस ट्रेड्स आर द सोर्स ट्रेड्स. फॉर कैटल आर टेक्निक ऑफ ट्रेड मेजरमेंट इज यूज्ड, पी टेक्निक ऑफ trade measurement is used. R technique for finding out the common traits of a community or a group, and the R technique for finding out unique or individual traits of an individual. उसके बाद जनाब he is talking about something very important. He is talking about 16PF. He thinks that every individual has got some 16 पर्सनैलिटी ट्रेड्स, और ये जो 16 पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं इनको उसने मेजर करने की कोशिश की अपने बनाए हुए एक टेस्ट से जिसका नाम ही 16PF 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स है. एंड दिस टेस्ट मेजर्स वोकेशनल एंड एकेडमिक सक्सेस एंड फेलियर ऑफ पीपल. उसके बाद उसका बहुत ज़्यादा काम एम्पिरिकल रिसर्च डेटा अवेलेबल है वेयर ही हैज़ वर्कड ऑन एबिलिटी ट्रेड्स. he is focusing on intelligence, और उसके लिए fluid intelligence और crystalline intelligence वो दो कैटेगरीज हैं इंटेलिजेंस की जिनको वो स्टडी करते हैं. नाउ फॉर स्टडिंग एबिलिटी ट्रेड he has devised the culture fair intelligence test. और कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट वो टेस्ट है जो कि मेजर करता है फ्लूइड इंटेलिजेंस को, जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल. ओके, लेट अस गो थ्रू द इवैल्यूएशन ऑफ हिज थ्योरी. Cattell's theory, like most theories of personality, has received mixed reviews. On the positive end, many feel that too much personality research has been unscientific, and therefore Cattell's effort to quantify personality is most welcome. There is no doubt that Cattell has been a careful researcher in one of psychology's most complex areas. His use of factor analysis has necessitated the clear, unambiguous definition of his concepts. Number 2. However, as one may expect, there are those who look upon Cattell's attempt to quantify personality as negative rather than positive, saying that scientific method is not appropriate to study of human attributes. Allport was disturbed by Cattell's emphasis on groups rather than on individuals. Allport felt that Cattell's method yielded average traits which no individual actually possesses. जनाब बात आपसे हो रही है कैटल की पर्सनैलिटी थ्योरी की, और हमने ये कहा कि देयर इज अ मिक्स्ड वे ऑफ रिव्यूइंग हिज थ्योरी.
there are people who support his scientific empirical data collected on personality traits, and there's one very big critic of his theory, that is Gordon Allport, जिसका ख्याल है ये जो ग्रुप ट्रेड्स निकालने की कोशिश की गई है ये कोई इतना सही तरीका नहीं है, बल्कि फोकस होना चाहिए इंडिविजुअल या यूनिक ट्रेड्स के ऊपर. Dear students, today we have talked to you about Raymond Cattell's factor analytic theory of personality. उसमें हमने आपसे डिस्कस किया फैक्टर एनालिसिस किया है. वी हैव गॉन थ्रू द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी. हमने ट्रेड्स की बात की, यूनिक ट्रेड्स, कॉमन ट्रेड्स, सरफेस, सोर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, एनवायरमेंटल, एबिलिटी एंड डायनेमिक ट्रेड्स. वी हैव टॉक्ड अबाउट एटीट्यूड, अर्क्स एंड सेंटिमेंट्स. बात की आपसे बड़ी डिटेल में जनाब 16 PF की, कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट की. उसके अलावा हमने ये देखा, इसको समराइज किया आपके लिए, और ये देखा कि देयर इज अ मिक्स्ड अप्रोच टुवर्ड्स हिज थ्योरीज. ही हैज गॉट एडमायरर्स एंड ही हैज गॉट क्रिटिक्स, मोर क्रिटिक्स, because his focus is on group traits and not on individual or unique traits. Dear students, I hope you have enjoyed going through this trait factor analytic trait theory of personality. Please go through the PowerPoint slides and the Word document that is available on the Personality Psychology webpage. Do write to us, do keep in touch. So we are going to see you in the next lecture with a new theory of personality. Up till then, it is Khuda Hafiz from the Virtual University Studio.